Good afternoon, everyone. In the last day, we have discussed about the concept of forfeiture. आज हम लोग थोड़ा यूनिक, थोड़ा डिफरेंट पढ़ेंगे. उस टॉपिक का नाम है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. बहुत आसान है, समझने की कोशिश. क्या नाम बताओ? इश्यू ऑफ फॉर कंसिडरेशन अदर समझने की कोशिश. पहले टॉपिक समझिएगा. कहते हैं आप शेयर इशू कर रहे हैं. नॉर्मली जब शेयर इशू करते हैं तो कंसिडरेशन का मतलब होता है के बदले में. तो मान लीजिए हम आपको सामान बेचेंगे, तो सामान बेचने के बदले में आप मुझे क्या देंगे? कैश देंगे. तो हम लोग कहते हैं कंसिडरेशन. टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. अभी तक जितना आप बात पढ़ रहे होंगे उसमें आप देखे होंगे कि जितने भी शेयर इशू किए जाते हैं ना, वो शेयर इशू किए जाते हैं और बदले कंसिडरेशन में क्या आता है? कैश आता है. बट अब जो टॉपिक है इसमें कहता है कि शेयर इशू तो करेंगे, कंसिडरेशन में कैश नहीं आएगा. मतलब शेयर इशू तो करेंगे बट कंसिडरेशन में कैश नहीं आएगा. तो पक्का है कि कैश छोड़कर कुछ आएगा? तो इस बात का कंफर्मेशन हो गया कि कैश नहीं आएगा. तो कैश छोड़कर कुछ आएगा. छोड़कर कुछ क्या आएगा? मशीन आएगा, प्लांट आएगा, इक्विपमेंट आएगा. मतलब जो बाकी जो एसेट्स है वो एसेट्स आएंगे, है ना. तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमें एसेट्स परचेज करना हो या फिर किसी भी दूसरे बिजनेस को परचेज करना हो, तो या तो एसेट्स परचेज करना हो या तो दूसरे बिजनेस को परचेज करना हो, तो रेदर देन पेइंग कैश, हम कैश को पेमेंट नहीं करके उसको हम लोग शेयर इशू भी कर सकते हैं. वी हैव एन ऑप्शन. पक्का ना? बात समझ में आ रहा है? शेयर इशू किया जा रहा है, कंसिडरेशन में कैश नहीं आएगा, तो कैश के बदले में कोई एसेट्स आएगा. ये बात समझ सकते हैं. या फिर हम लोग कह सकते हैं हमें कोई एसेट खरीदना है, उस एसेट खरीदने के लिए जो कंसिडरेशंस में हम लोग शेयर इशू कर देंगे, कैश का पेमेंट नहीं करेंगे. तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप थोड़ा. जैसे मान लीजिए ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इसमें दो टॉपिक समझने की कोशिश. ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या तो इंडिविजुअल एसेट्स खरीदता है किसी, या फिर ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अदर रनिंग बिजनेस खरीदता है. दूसरे बिजनेस. अगर ये किसी इंडिविजुअल एसेट्स को खरीदता है, मान लीजिए क्या खरीदता है? तो मशीन खरीदता है. मशीन जिससे खरीदेगा ये मान लो है राम. क्या है बताओ? राम है. राम से ये मशीन खरीदता है. तो राम यहाँ पे क्या बनता है? जिससे आप इसको कहते हैं वेंडर. ठीक है. और ये मान लो इस कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड, और ये किसी दूसरे बिजनेस को मान लो PQR लिमिटेड. पक्का ना? जो कंपनी परचेज कर रहा है किसी दूसरे कंपनी को, इसको आप कहते हैं परचेजर कंपनी. और जिस कंपनी को खरीदा जा रहा है इसको आप कहते हैं वेंडर कंपनी. याद रहेगा हमेशा. पक्का? इसको आप क्या कहेंगे बताइए? जिस कंपनी को खरीदा जा रहा है उसको आप वेंडर कंपनी कहेंगे, जो कंपनी परचेज कर रहा है परचेजर कंपनी. हमें अकाउंटिंग सीखना है इस कंपनी में. कौन से कंपनी में? परचेजर कंपनी में सीखना है, ना कि वेंडर कंपनी में सीखना.
इतना बात सबको समझ में आ चुका है? अगर इंडिविजुअल एसेट्स खरीदते हैं या फिर किसी भी तरह का रनिंग बिजनेस खरीदते हैं, तो दोनों के केस में आप शेयर इशू करते हैं, और उसी शेयर जो इशू करते हैं, तो चूंकि बदले में कैश नहीं आता, बदले में एसेट्स आता है, तो उसकी अकाउंटिंग करनी है कि जब शेयर इशू करेंगे, कंसिडरेशन में कैश नहीं आकर कैश को छोड़कर कोई और एसेट्स आता है, उसकी अकाउंटिंग के। यहाँ समझ में आ रही है आपको? पक्का ना? जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मान लो ये एक कंपनी है ABC लिमिटेड। ये किसी दूसरे कंपनी का नाम है, मान लो मोहन लिमिटेड से एक मशीन खरीदता है 5 लाख। किसमें मशीन खरीदता है? 5 लाख में मशीन खरीदता है, और पेमेंट कैश में नहीं देता। ठीक है, पेमेंट किस में करता है? तो शेयर इशू करता है, शेयर का प्राइस एट द रेट ऑफ ₹10। शेयर इशू करता है एट पार पे, और बी नंबर में मान लो एट प्रीमियम पे। एट प्रीमियम पे एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर। एक बेसिक क्वेश्चन आपको मैंने समझ में आ रहा है? मतलब एक कंपनी है ABC लिमिटेड, मोहन लिमिटेड से एक मशीन खरीदता है, ठीक है, जिसमें शेयर इशू करता है एट पार पे, जो ₹10 का शेयर है, और दूसरा शेयर इशू करता है मान लो प्रीमियम पे इशू करता है कितने रुपए में? तो ₹4 में। ₹4 का प्रीमियम होता है। ₹6 का प्रीमियम कर लो, उसको ज्यादा आपके लिए अकाउंटिंग आसान पड़ेगा। कितने का प्रीमियम कर लेते हैं यहाँ पे? एट द रेट ऑफ 6 पर शेयर। दिक्कत? सबसे पहले अगर आप मशीन खरीद रहे हैं, तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन लिमिटेड, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं वेंडर अकाउंट। कितना का मशीन आपने खरीदा है? 5 लाख का। 5 लाख का, ठीक है। अब क्या होता है, वेंडर को आप शेयर इशू करते हैं। जब वेंडर को शेयर इशू करते हैं, ये आपका है केस 1। वेंडर को जब शेयर इशू करते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पक्का ना? तो वेंडर को शेयर इशू करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट, कितना शेयर्स उसको देंगे। नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू, हम लोग कह सकते हैं एसेट्स प्राइस बोलिए डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस बोले तो जिस प्राइस पे आप इशू कर रहे हैं, अगर 10 का शेयर 10 पे इशू कर रहे हैं तो उसका इशू प्राइस कितना होगा? 10। अगर 10 का शेयर 12 पे इशू कर रहे हैं तो उसका इशू प्राइस कितना होगा? 12। अगर 10 का शेयर
₹8 भी इशू करे तो उसका इशू प्राइस कितना होगा 8। मतलब नंबर ऑफ शेयर सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना, कितना शेयर्स देंगे, 5 लाख रुपया का 5 लाख रुपए उसको पेमेंट करना है और ₹10 का पर शेयर है। तो आई थिंक इस केस में अगर नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना होगा, एसेट्स प्राइस को इशू प्राइस से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो एसेट्स का प्राइस कितना है आपका, मान लो 5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 10, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितना देंगे आपको 50,000, उसको शेयर्स दे देंगे ₹10। मतलब वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आपका कितना होगा 5 लाख और 5 लाख। वर्किंग नोट आपको साइड में दिखाना पड़ेगा कि कितना अपने शेयर इशू किया हुआ है। 50,000 शेयर दिया हुआ है एट द रेट ऑफ ₹10, मतलब 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई किए, ये आपका क्या आ गया, इशू ऑफ शेयर्स एट पार। दिक्कत पक्का ना। अब इसी क्वेश्चंस में कहता है केस 2 में इफ प्रीमियम, अगर आप प्रीमियम पे इशू करते, पक्का ना, तो अगर आप प्रीमियम पे शेयर इशू करते तो आपको ये बात बिल्कुल पता होना चाहिए कि प्रीमियम के केस में आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, मतलब आप कम का आप क्या करते थे, शेयर कम इशू करते थे, पैसे आपके पास ज्यादा होता था। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ तो पैसे आ ही नहीं रहे, आपके पास क्या आ रहा है, मशीन आ रहा है। क्या मशीन 5 लाख का मशीन है, अगर उसको प्रीमियम पे इशू करेंगे क्या वो 6 लाख का मशीन हो जाएगा क्या। कोई भी एसेट खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल फोन खरीदते हैं हम 30,000 का, तो अगर हमको ज्यादा ये पैसे पाना है, इसका क्या मतलब है कि वो मोबाइल का दाम बढ़ाकर 30,000 से 35,000 हो जाएगा क्या, नहीं ना, एसेट का दाम तो कांस्टेंट है। तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं कि एसेट्स का वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं करके नंबर ऑफ शेयर्स को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस करते हैं तो आप ही बताइए नंबर ऑफ शेयर्स के कितना होगा आपका 5 लाख, कितना 5 लाख तो परचेज प्राइस है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस कितना होगा आपका ₹10 प्लस ₹6, मतलब 5 लाख डिवाइडेड बाय ₹16, आई थिंक आता है 37,500 रुपीज। कितना आ रहा है बताओ, 31,250, मतलब 31,250 शेयर ही उसको इशू कर। अगर शेयर को पार पे इशू किया गया तो नंबर ऑफ शेयर कितना इशू किए हैं आप 50,000। अगर शेयर को प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, ₹6 के प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर आप कितना इशू कर रहे हैं, सिर्फ 31,250 शेयर। तो दिक्कत, इस केस में आप एंट्री क्या होगा आपका बताओ, वेंडर्स नाम अगर लिखा तो नाम लिखा रहेंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट कितने का 5 लाख का, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 312500, मतलब 3,12,500 कैसे निकाला मैंने 3,00,000, 31,250 इंटू 10 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कैसे, तो 31,250 शेयर पे ₹6 कितना आएगा, ₹1,87,500। बात समझ में आ गया एकदम, कोई इश्यू। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एसेट परचेज करना पड़ेगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में आपको देखना पड़ेगा कि जो कंसिडरेशंस में आप जो शेयर इशू कर रहे हैं, शेयर आप पार पे इशू कर रहे हैं कि शेयर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। अगर पार पे इशू कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए जो भी एसेट का प्राइस होगा उसको आप क्या करेंगे, इशू प्राइस से डिवाइड करेंगे। इशू प्राइस कितना है आपका 10 प्लस 6 प्रीमियम, तो 5 लाख बाई 16 से डिवाइड करें तो आपको कितना आता है 31,250, मात्र 31,250 शेयर्स देंगे। हमेशा शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे 3,12,500 क्यों 31,250 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि फेस वैल्यू कितना है शेयर का ₹10। कोई दिक्कत यहाँ पे,
नहीं ना। ये आपका कौन सा परचेज था? सिंगल एसेट परचेज था। कहाँ गया? हाँ, ये आपका कौन सा एसेट था? तो सिंगल एसेट परचेज था। अब हम लोग क्या देखेंगे सर? किसी भी दूसरे बिजनेस के रनिंग बिजनेस को हम लोग देखते हैं कि अगर कोई बिजनेस रन कर रहा है पहले से, उसके पूरे के पूरे एसेट्स को परचेज करते हैं। तो पक्का? तो आप नोट कर लीजिए फास्ट। ये नोट हो गया क्या? तो देखेंगे सर, ये कंपनी किसी दूसरे चलते फिरते कंपनी को परचेज कर, इस कंपनी का नाम है क्या? ए बी लिमिटेड। और इस कंपनी का नाम है पी आर लिमिटेड। ये कंपनी किसी दूसरे चलते फिरते कंपनी को परचेज कर, अब इस कंपनी को परचेज करेगा मतलब क्या होगा सर? इसका सारा एसेट्स परचेज करेगा, है या ना? इसकी सारी लायबिलिटीज को भी एक्वायर करेगा। पक्का? मान लो पी क्यू आर लिमिटेड के पास मशीन था 2 लाख का, ठीक है। डेटर्स था 3 लाख का, फर्नीचर था 2 लाख का, ठीक है। स्टॉक था 2 लाख का, और क्रेडिटर्स था 1 लाख रुपए। क्या रही है? हाँ या ना? तो एबीसी लिमिटेड पीक्यूआर लिमिटेड का सारा एसेट्स पीक्यूआर लिमिटेड को खरीदता है। इसका मतलब एबीसी लिमिटेड पीक्यूआर लिमिटेड का सारा एसेट्स को भी खरीदता है और सारा लायबिलिटी को भी टेक ओवर करता है। अब पॉइंट क्या है कि बोलेंगे चलो हिसाब लगाते हैं थोड़ा, कितना पैसा लेन देन होना चाहिए। मशीन खरीदते हैं 2 लाख का, डेटर्स खरीदते हैं 3 लाख का, 3 + 2 5 लाख, 5 + 2 7 लाख, 7 लाख + 2 लाख 8 लाख, 8 लाख माइनस 1 लाख। चूंकि क्रेडिटर हमारे लिए बोझ है, तो सिंपल सी बात है, हम दूसरे का क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे तो वो हमारा लायबिलिटी का पार्ट होगा। तो इसको आप क्या कहते हैं सर बताइए? ये 8 लाख का एसेट्स आप टेक ओवर करते। समझ में आ रहा है? पक्का ना? ये जो 8 लाख का आप एसेट्स लेते हैं इसको आप कहते हैं नाटो। क्या करे बताओ? नाटो। नाटो बोले तो नेट एसेट्स टेकन ओवर, मतलब कितने का एसेट्स टेक ओवर किया हुआ है? 8 लाख का एसेट्स टेक ओवर किया। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है ना? अब क्या होता है, अब फैसला होता है, दोनों के बीच में भी वाद विवाद होता है। एबीसी लिमिटेड कहता है कि भाई साहब हमने तुम्हारा 8 लाख का एसेट्स पाया हुआ है, तुम हमसे 8 लाख रुपए ले लो और रफा दफा करो। सिंपल सी बात है कि हमने तुमसे कितना का एसेट्स पाया हुआ है? 8 लाख रुपए पाया हुआ है, और तुम मेरे से 8 लाख रुपए ले लो और हिसाब रफा दफा करो। हम सारे मशीन को, सारे एसेट्स को उठा के अपने यहाँ लेकर जाते। पीक्यूआर लिमिटेड जवाब देता है नहीं, ऐसा कैसे होगा, ये संभव थोड़ी ना है। हम पिछले इतने वर्षों से बिजनेस कर रहे हैं, इतने लंबे टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारा भी तो कुछ रेपुटेशन होगा। तो हम तुमसे 8 लाख रुपए नहीं लेंगे, हम तुमसे 10 लाख रुपए लेंगे। पक्का ना? एबीसी लिमिटेड कितना लेने को तैयार हो रहा है? 8 लाख रुपए, क्योंकि उसके पास एसेट्स कितना का मिला है? 8 लाख रुपए। पीक्यूआर लिमिटेड क्या बोलता है? हम 8 लाख नहीं, हम कितना रुपए तुमसे लेंगे? पूरे 10 लाख रुपए लेंगे। तो पीक्यूआर लिमिटेड जो 10 लाख का डिमांड कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है बताओ? 10 लाख का डिमांड कर रहा है, इसको आप कहते हैं परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, मतलब परचेज कंसीडरेशन कितना हो गया? 10 लाख रुपए। और 8 लाख क्या हो गया बताओ? नाटो।
नेट एसेट्स टेकन ओवर। तो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा किस बात का पेमेंट आप करेंगे? ऐसे ही शौक से नहीं ना, ये पेमेंट होगा गुडविल का। मतलब अगर हम लोग कह सकते हैं, अगर परचेज कंसिडरेशन नाटो से ज्यादा होगा तो डिफरेंस अमाउंट क्या होगा? गुडविल। ठीक है। और अगर परचेज कंसिडरेशन एसेट से कम होगा, सॉरी भाई, नाटो से कम होगा, मतलब ज्यादा का एसेट्स पाया हुआ है और उसको बोल रहे हैं पीक्यू वाले, तुम्हारा तो सारा एसेट्स खराब है, मार्ट लगा तो वैल्यूएशन कर दिए हैं, लेकिन 8 लाख के लायक ये नहीं है, ये सब नहीं होगा, तुम मेरे से 6 लाख रुपए लेके रफा दफा करो। मतलब एसेट्स हमने ज्यादा का पाया हुआ है और परचेज कंसिडरेशन हमारा कम है, तो डिफरेंस अमाउंट क्या होगा आपका? कैपिटल रिजर्व। क्या होगा बताओ? कैपिटल रिजर्व। और पेमेंट हम लोग किसके लिए किसका करेंगे? नाटो का पेमेंट करेंगे या परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करेंगे? पेमेंट जो एबीसी लिमिटेड किसका करेगा? नाटो का पेमेंट करेगा या परचेज कंसिडरेशन का? परचेज कंसिडरेशन का हमेशा पेमेंट होगा, न कि नाटो का पेमेंट होगा। श्योर है? अब इसकी अकाउंटिंग सब करके देखिए एक बार क्या हो रहा है। श्योर? अब इसी 10 लाख को ऑप्शन होगा, इस 10 लाख को आप या तो कैसे रिपेमेंट कर दें, या तो आप एट पार पे कर दें या फिर एट प्रीमियम पे कर दें, दोनों ऑप्शन है आपके पास। चले इसका अकाउंटिंग करके देखें। श्योर? चलो एक बार करके देखते हैं हम लोग क्या होता है। हमने क्या लिया था बताओ? मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन कितने का था? मशीन था आपका 3 लाख रुपए का। मशीन अकाउंट आपने कितना कर लिया? 3 लाख रुपए। और क्या था? डेटर्स अकाउंट डेबिट कितने की? डेटर्स था आपका 2 लाख रुपए। और बोलिए। स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने की? 2 लाख का। और कुछ था? फर्नीचर था। मशीन 2 लाख का था, डेटर्स 3 लाख का था, उल्टा तुम बोल दिए। मशीन 2 लाख का था और डेटर्स 3 लाख का था। ठीक है, फिर क्या है आपका बताओ? फर्नीचर है 2 लाख का और स्टॉक भी है 2 लाख का ना। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने का? 2 लाख का। टू क्रेडिटर्स अकाउंट कितने की? 1 लाख। परचेस कंसिडरेशन कितना फिक्स हुआ है? 10 लाख रुपए। बिजनेस के लिए लायबिलिटी तो 2PQR लिमिटेड अकाउंट कितने की? तो 10 लाख का। ठीक है, 10 लाख प्लस 11 लाख का होता है, इधर जो लो 9 लाख का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आप कर देंगे गुडविल। क्या कर देंगे बताओ? गुडविल अकाउंट डेबिट कितने का? 2 लाख। समझ में आ रही बात? हाँ या ना? पक्का? नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग एसेट्स टेकन ओवर। कोई दिक्कत? अब क्या आता है, बारी आती है पेमेंट की। केस 1, बारी किसकी आती है? पेमेंट की आती है। मान लो शेयर्स एट पार ऑफ ₹10। शेयर्स को आप पार पे इशू करते हैं और शेयर का दाम कितना होगा? 10 रुपए होगा। तो आप सिंपली क्या एंट्री पास करेंगे बताइए? ए क्या नाम है उसका? PQR लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने की? तो 10 लाख का। और यहाँ पे आपका क्या होगा? टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने का? तो 10 लाख। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी पता है कि हम लोग कितना शेयर्स दिए हुए हैं, 10 रुपए का शेयर है, तो 1 लाख इंटू 10 कर देते हैं।
ठीक है, पक्का ना? अगर क्वेश्चंस में कह देगा शेयर को प्रीमियम पे इशू करना है, केस 2 में एट प्रीमियम ऑफ ₹10 प्लस 10, मतलब 10 का शेयर है, अब 10 पे शेयर इशू नहीं करके कितना इशू कर रहे हैं, ₹10 फर्दर, मतलब ₹20 पे इशू कर रहे हैं। कंफर्म यहाँ तक? हाँ या ना? तो इस बार नंबर ऑफ शेयर्स कैसे होगा, हम जानबूझ के ऐसा लिए ताकि कैलकुलेशन आसान। नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा आप ही बताओ? 5 लाख डिवाइडेड बाई 20, ₹10 शेयर का दाम और ₹10 प्रीमियम, कितना होगा? ₹20, सॉरी ये 10 लाख होगा, नॉट 5 लाख। अब ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ कितना हो गया बताओ? 50,000। आप एंट्री क्या पास करेंगे? PQR लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितने की? तो 10 लाख का, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना होगा आपका? 5 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कितने का? 5 लाख। ये कैसे आया? तो 50,000 इंटू 10, तो नंबर ऑफ शेयर इस बार कितना है? 10 है। तो पूरा सेट समझ में आ गया ना कि गुडविल का कैसे कैलकुलेशन करते हैं, नाटो का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? नाटो का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? परचेज कंसिडरेशन या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा या तो क्वेश्चन में निकालना होगा। अगर क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन दिया तो वेल एंड गुड, अगर परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया हुआ है उस केस में नाटो को ही हम लोग परचेज कंसिडरेशन मान लेंगे, ठीक है। नॉर्मली आपका दिया रहेगा, अगर परचेज कंसिडरेशन नाटो से ज्यादा है तो डिफरेंस आपका क्या होगा? गुडविल। अगर परचेज कंसिडरेशन नाटो से कम है तो डिफरेंस आपका क्या होगा? कैपिटल रिजर्व। अगर इसी में कैपिटल रिजर्व होता तो यहाँ पे आप 2 कैपिटल रिजर्व लिखते हैं क्रेडिट में, एंट्री में, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। फिर ये आपका तो सेम है, जैसे हमें परचेज कंसिडरेशन पता चल गया, आपको शेयर इशू कर देना या तो पार पे या तो प्रीमियम पे, पक्का। थैंक यू।